बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। PSY 631 में लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नॉर्म्स के बारे में। टेस्ट नॉर्म्स ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी MCQs वगैरह और वो जो सारी चीज़ें जो पेपर पैटर्न के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं आपको सारी की सारी बताऊँगी। इसको थोड़ा सा समझना जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशंस वगैरह भी हैं इसमें, वो भी आप लोगों ने समझना है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और उसके अलावा और बहुत सारे जो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप लोग वो भी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप लोग रिकमेंड भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट नॉर्म्स के बारे में। नॉर्म्स का मतलब होता है कि ये ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड जो आप मुख्तलिफ स्कोर्स को कंपेयर करने के लिए या नॉर्मेटिव फंक्शंस के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मेटिव फंक्शंस के लिए कि एक आप लोग एक स्केल बना लेते हैं ना, उसके मुताबिक आप चीज़ों को मेजर करते हैं कि ये चीज़ ठीक है, गलत है, नहीं है, या आप लोग मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आप लोग कंपेयर करते हैं आपस में, तो वो हम लोग कहते हैं उसको टेस्ट नॉर्म्स। टेस्ट नॉर्म्स वो स्कोर होते हैं जो आप लोग एक स्टैंडर्ड के तौर पे आप लोग मान लेते हैं, और आप लोग फिर हर जो टेस्ट टेकर होते हैं ना, आप लोग उनके जो मार्क्स आते होते हैं, जो स्कोर्स आते होते हैं, उनको आप लोग फिर टेस्ट नॉर्म्स के मुताबिक आप लोग कंपेयर करते हैं। आगे आगे हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा ये समझ आता रहेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बहुत। रॉ स्कोर्स का क्या मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल जब आप लोग टेस्ट लेते हैं ना, तो उसमें जितने स्कोर एक बंदे का आता है, जितने मार्क्स आते हैं, वो तो रॉ स्कोर्स होते हैं। उनका तब तक उनका कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक आप लोग किसी दूसरी इंफॉर्मेशन या डेटा के मुताबिक आप लोग उनको इंटरप्रेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक बंदे का स्कोर है इंटेलिजेंस टेस्ट में 50 है, ठीक है। अब आप लोग ये नहीं बता सकते कि वो बंदा एवरेज है, एवरेज से ज्यादा है, उसका IQ लेवल कितना है, ठीक है। आप लोग तब ही बता सकेंगे जब आपने पहले एक स्केल आपने डिटरमिन किया होगा कि इतने मार्क्स अगर किसी बंदे ने लिए तो इसका मतलब है कि उसका IQ लेवल एवरेज है। अगर इतने मार्क्स इस बंदे ने लिए तो इसका मतलब है कि इसका IQ लेवल अबव एवरेज है। तो ये चीजें अगर आप लोग एक बंदे का एक टेस्ट में स्कोर 50 आ रहा है, दूसरे टेस्ट में उसका स्कोर 70 आ रहा है, तो ये क्यों है? क्योंकि डिफिकल्टी लेवल दोनों टेस्ट का डिफरेंट है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल किसी भी चीज का जो होता है टेस्ट में, उससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि टेस्ट में उनके स्कोर्स का मतलब क्या है। यानी कि कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ना टेस्ट, उसमें एक बंदे के 50 मार्क्स में आए, आप लोग कहते हैं कि ये बंदा एवरेज इसका IQ लेवल है। दूसरे इजी टेस्ट में उसके 70 आए हैं, तो आप लोग ये नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट से 70 मार्क्स ले लिए हैं, आप ये कहेंगे कि इसका IQ लेवल एवरेज ही है, क्योंकि इजी टेस्ट में इसने 70 लिए हैं। स्कोर्स किसी भी टेस्ट के ऊपर वो तभी मीनिंगफुल होते हैं जब कोई आपके पास जब नॉर्म्स होते हैं जो आपने उस टेस्ट के लिए डेवलप पहले से कर रखे होते हैं। नॉर्म्स को आप लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ये इसकी डेफिनेशन ये होती है कि पहले आप लोग टेस्ट टेकर्स का ना एक कोई ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग फिर टेस्ट टेकर से आप लोग टेस्ट लेते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है, जो उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस का जो डेटा होता है, आप लोग उसको यूज करके इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर्स को इवेल्युएट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ये होते हैं टेस्ट नॉर्म्स, ठीक है। आगे मजीद हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ये करते हैं। नॉर्म्स आप लोगों को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, एक जो है ना टेस्ट टेकर्स जो होते हैं ना उनके रिजल्ट का, कि आप टेस्ट टेकर्स के मुख्तलिफ जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उनकी डिफरेंट मेजरमेंट्स को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। नॉर्म्स को आप लोग इस्टेब्लिश कैसे करते हैं? आप लोग ऐसे इस्टेब्लिश करते हैं कि पहले आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन में ये वाला जो है ना इतने लोग, ये वाला जो सैंपल है हम लोगों ने इससे ये टेस्ट लेना है, ठीक है। आप लोग वो टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आप लोग जो है ना उनके जो डिफरेंट स्कोर्स होते हैं उसी सैंपल का आप लोग उसको जो है ना वो ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, उसने एक ये डेवलप करना है, उसने स्केल डेवलप करना है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल जो है ना एवरेज स्ट्रेस लेवल वो कितना होता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मेटिव सैंपल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वो चूज करेगा, कहेगा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना मैंने टेस्ट करना है, और इसके जो रिजल्ट आएंगे ना उसी को एज अ सैंपल मैंने यूज करना है, ठीक है। अब उसने उस यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट किया है, तो स्टूडेंट्स के जो एवरेज स्कोर है ना वो फॉर एग्जांपल के 25 आ रहा था, तो वो एवरेज स्कोर यानी कि 25 को वो यूज करेगा दूसरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के टेस्ट को के रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएगा ना, उसने कह दिया कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो 25 स्कोर्स होते हैं वो एवरेज होते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएगा, अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से 30 स्कोर जो है उन्होंने ऑब्टेन किए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? वो कह देगा कि ये अबव एवरेज है, क्योंकि एवरेज वाला उसने सैंपल से जो डेटा उसने कनेक्ट किया हुआ था ना कलेक्ट, वो उसने कितना था? वो 25 था, तो 30 को वो कह देगा कि ये अबव एवरेज है। इस तरीके से एक नॉर्म्स को आप लोग एस्टैब्लिश करते हैं, और दूसरे जितने भी आप रिजल्ट्स होते हैं ना
ना उसको आप लोग नॉर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं। नॉर्म्स जो होता है ना, ये एक टेस्ट परफॉर्मेंस होती है स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल की। स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल लोगों का वो ग्रुप होता है जिनकी परफॉर्मेंस जो होती है ना किसी भी स्पेसिफिक टेस्ट पे, उनकी परफॉर्मेंस को आप लोग एज अ स्टैंडर्ड ले लेते हैं या एज अ नॉर्म ले लेते हैं कि उसके साथ आप लोग बाकी लोगों के टेस्ट को आप लोग कंपेयर करते हैं। जितने भी दूसरे लोगों की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है ना उस स्पेसिफिक टेस्ट में, उनकी फिर परफॉर्मेंस को इस सैंपल के साथ फिर जो है वो कंपेयर किया जाता है। एक बंदे की जो परफॉर्मेंस एक टेस्ट पे जो होती है उसको आप लोग कैसे समझेंगे, आप लोग उस समझेंगे कि उसके स्कोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उस सैंपल में वो यानी कि कितनी है। यानी कि 25 पे जैसे एक सैंपल था तो दूसरे बंदे ने 30 ऑब्टेन किया है, तो आप लोग कहेंगे इसके स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ बन रही है, अबव एवरेज बन रही है, बिलो एवरेज बन रही है, कहाँ बन रही है। ठीक है, आप लोग ये कैसे, सबसे पहले तो इसके लिए जरूरी होता है ना कि आप लोग पहले डिस्कवर करते हैं कि वो जो इंसान है वो डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ खड़ा है, जिसको हम लोग रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन कहते हैं। रिलेटिव स्टैंडिंग का मतलब वो होता है कि इंसान की वो पोजीशन जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर में खड़ा होता है किसी दूसरे बंदे के मुकाबले में या दूसरे बंदे के रिलेशन में, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदे का एवरेज स्कोर अगर वो आपने एक सिलेक्ट कर लिया कि 25 है, एक मतलब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से आपने देखा कि लोगों का जो है ना वो IQ लेवल फॉर एग्जाम्पल के एवरेज ये है कि 100 होता है। ठीक है, तो दूसरे बंदे का आप जब चेक करेंगे अगर उसका 120 है तो आप लोग कहेंगे इसका अबव एवरेज है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स करते हैं। जो रॉ स्कोर्स होते हैं ना जो आप लोग लोगों से हासिल करते हैं, जो हम लोग मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि रॉ स्कोर्स होते क्या हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि आप लोग उसको एक बामकसद तरीके से और उसको एक कंपेरेबल फॉर्म उसको एक दें। ठीक है, यानी कि एक ऐसी फॉर्म में आप उन स्कोर्स को रखें कि उनका अब समझना भी आसान हो, दूसरों के साथ दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करना भी आसान हो। ये जो स्कोर्स होते हैं आप लोग इनको मुख्तलिफ जो है ना रिलेटिव मेजर्स में, ऐसे मतलब कि नंबर्स में या ऐसे तरीके से आप लोग जो इसको वो आप लोग कन्वर्ट कर देते हैं कि उनको समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, आप लोग क्यों उनको कन्वर्ट करें, इसके दो रीजन होते हैं। एक तो ये बात देखने के लिए किसी भी कि एक इंसान की स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडिंग कहाँ है। ठीक है, जो पहले से आपने जो इस्टेब्लिश किए हुए थे ना नॉर्म्स, उस हिसाब से उस रेफरेंस से बंदे का एक स्कोर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आके बनती है। ये रिलेटिव स्टैंडिंग फिर आप लोगों को हेल्प आउट करती है कि आप टेस्ट टेकर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं इन कंपेरिजन टू, यानी कि उन लोगों के मवाजने में जो ऑलरेडी पहले से टेस्ट दे चुके होते हैं। दूसरा जो मकसद होता है वो ये होता है रिलेटिव मेजर्स में कन्वर्ट करने का कि एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो सके इंडिविजुअल स्कोर्स का, एक जो आपने स्टैंडर्ड कंपैरेबल मेजर्स पहले से सिलेक्ट की होती हैं उनके साथ एक डायरेक्ट उसको कंपेयर आप लोग कर सकें इंडिविजुअल स्कोर का सैंपल स्कोर्स के साथ। ठीक है, इन दो पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए रॉ स्कोर्स को रिलेटिव मेजर्स में अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो तरीके यूज किए जाते हैं ना एक परफॉर्मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, उसको हम लोग दो फॉर्म में हम लोग जो है ना उन मेजर्स को हम लोग दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक डेवलपमेंटल लेवल होता है, दूसरा रिलेटिव पोजीशन विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप। इसको अब हम लोग जो है ना वो हम लोग इसको देखते हैं, डेवलपमेंटल लेवल को भी देखेंगे और रिलेटिव पोजीशन। एक तो यानी कि आप एक ये देखेंगे ना कि एक इंसान का अपना डेवलपमेंटल लेवल क्या है, उसके जो है ना स्कोर्स के मुताबिक आप अंदाजा लगाते हैं। फिर दूसरों के साथ आप उसको कंपेयर करके ये भी देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर इसकी पोजीशन क्या बन रही है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मुख्तलिफ चीज़ों को समझना जरूरी होता है। पहले आप लोगों ने ये समझना होता है कि नॉर्म्स की इस्टेब्लिशमेंट कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, रॉ स्कोर्स का क्या मतलब होता है, और जितने भी दूसरे भी कंसेप्ट जो प्रोसेसेस यूज होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने समझने होते हैं। बेसिक स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट्स में एक स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट्स होते हैं, उनको आपने समझना होता है क्योंकि उसके मुताबिक ही उन कंसेप्ट्स के मुताबिक आपने अपने डेटा को आपने ऑर्गेनाइज भी करना होता है, उसके मुताबिक अपने डेटा को कंपेयर भी करना होता है और अपने रिजल्ट्स भी निकालने होते हैं। अब ये जो स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट्स हैं इनको आप लोग नॉर्म्स की डेवलपमेंट के लिए भी, यानी कि नॉर्म्स को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए भी यूज करते हैं, नॉर्म्स को यूटिलाइज करने के लिए, यानी कि नॉर्म्स को कंपैरिजन के लिए कैसे यूज करना है इस चीज के लिए भी आप लोग इसको यूज करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स को पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स होते क्या है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। मेन स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, देखें स्टैटिस्टिक कोई भी ऐसा मेथड जिसमें आप लोग क्वांटिटी की फॉर्म में जो डेटा पड़ा हुआ होता है, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में जितना भी डेटा पड़ा हुआ होता है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कोई शक्ल देना और फिर उसको समराइज करना, उसमें से रिजल्ट्स निकालना, ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स में आते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ना ये मेन यूज होती है नंबर्स के लिए। ठीक है, जो रॉ स्कोर्स होते हैं आप लोग उसको इस तरीके से पहले आप लोगों ने एक अरेंज करना होता है कि आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। रॉ स्कोर्स को आप लोग टेबल की फॉर्म में आपने अरेंज करना होता है ताकि उसकी एक अच्छी शेप आपके सामने, मीनिंगफुल शेप समझ में आए आप लोगों को कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या बनता है।
सबसे जो पहला स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपने रॉ स्कोर्स को जो अरेंज करना होता है, हमने ये तो कहा कि टेबल की फॉर्म में करना होता है, लेकिन उसके भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो चीज जितनी दफा हुई होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के अगर एक इंसान की जिंदगी में 3 दफा वो बीमार हुआ, इसका मतलब क्या है कि उसके बीमार होने की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 3 थी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड होता है जिसमें आप लोग बड़े बड़े डेटा को एक अरेंज कर देते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को आप लोग ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग की फॉर्म में आप लोग क्लास इंटरवल्स में आप लोग कर देते हैं। ये आप लोग 9th 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में आप लोग ग्रुप कर देते हैं और फिर हर जितना भी स्कोर होता है ना आप लोग टैली करते हैं कि हमने किस क्लास इंटरवल में जो है ना हम लोग ने इसको डालना है, ठीक है। जो डाटा आप लोग इंटर करते हैं ना वो सारे का सारा फिर आप लोग ने उसको काउंट करना होता है कि फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो डेटा के कितने थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, आपने किसी बहुत सारे लोगों से ना आप लोगों ने अचीवमेंट टेस्ट लिया, 100 लोगों से अगर आप लोगों ने अचीवमेंट टेस्ट लिया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे कि 50 से यानी कि 50 से लेके 54 के दरमियान कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 2 लोगों के, तो आप लोग लिख देंगे कि इतने लोगों के, यानी कि 2 लोगों ने इतने मार्क्स लिए हैं। फिर 55 से लेके 49 के दरमियान कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 5 लोगों के। 60 से 64 के दरमियान कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 7 के। इस तरीके से आप लोग ये क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं और ये क्लास इंटरवल्स आप लोगों ने इक्वल रखनी होती है। यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल कितना है, 5 का, यानी कि 50 से लेके 54 तक 5 का डिफरेंस है ना, तो ये 5 की क्लास इंटरवल। ये आप लोग ज्यादा भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, 10 की बना ले, 20 की बना ले, ठीक है। अच्छा, ये वाली आप लोग जब बना लेते हैं ना, आप ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना इसका आप लोग हमेशा जब भी प्लस यानी प्लस करेंगे इनको, जब भी आप लोग इसका सम लेंगे ना तो वही नंबर आएगा जितने आपने केसेस स्टडी किए होंगे। यानी कि ये सारी फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग प्लस करें तो ये आ जाता है 100 का। फिर क्या मतलब है कि आप लोगों ने 100 लोगों से अचीवमेंट टेस्ट लिया था, ठीक है। इस तरीके से आप लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्कोर्स होते हैं आप लोग उसको डिफरेंट ग्राफ्स की फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तरह के ग्राफ्स आप लोग यूज करते हैं, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये दोनों ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पैराग्राफ्स आप लोग ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, ये वो ग्राफ आप लोग बनाते हैं जिसमें आप लोग ये दिखाते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के जो स्कोर्स है ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमने की है क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में। हिस्टोग्राम में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, यानी कि जो होता है ना एक्स एक्सिस, ये वाला जो होता है एक्स एक्सिस, आप लोग इसके ऊपर ये जो क्लास इंटरवल के जो स्कोर्स होते हैं ना, ठीक है, आप लोग वो प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसके ऊपर आप लोग नंबर ऑफ केसेस या जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जितने हमने केसेस लिए होते हैं आप लोग वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉलम्स, यानी कि पहले जो है ना 10 लोगों की फॉर एग्जांपल के क्लास इंटरवल 20 थी, तो यहाँ से जो 20 वाला फिगर होगा उसके ऊपर आप लोग जो है ना वो एक बार बना लेंगे और उधर से फ्रीक्वेंसी का हमने कहा ना कि 10 लोगों का, तो 10 लोगों की जो फ्रीक्वेंसी के सामने, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 40 लिखी हुई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 40 हो, यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं कि 100 है क्लास इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल के 100 to 104 है, ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो है ना 100 से लेकर 104 तक जो मार्क्स है ना वो 20 लोगों ने लिए हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। और इधर से पिछली जो था आप लोग इस तरीके से वो करेंगे, तो ये इस तरह की जो बार्स बन जाती है ना, ये क्या होती हैं आप लोगों की हिस्टोग्राम में। इसी से आप लोग अंदाजा लगाते हैं कि किसी भी रिलेटिव ग्रुप्स का, यहाँ से फॉर एग्जांपल के 100 है यहाँ पे और यहाँ पे 104 है, तो ये 100 से 104 का जो कॉलम है ना ये 20 के सामने अगर फॉर एग्जांपल आ रहा है तो आप लोग ये कहेंगे कि 20 लोगों ने 100 से लेकर 104 के दरमियान मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। इसमें आप लोग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप लोग जो है वो लिखते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, क्लास इंटरवल्स होते हैं। जितनी कॉलम की हाइट होगी उसका मतलब होगा उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी है, और जो कॉलम की विड्थ होती है ना वो इंटरवल्स के लेंथ को जो है ना, यानी कि जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उसको इंडिकेट करती है। दूसरा एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी होता है इसी तरह का ही है। इसमें जो स्कोर्स होते हैं ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शक्ल में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जितने लोग होते हैं ना उसको आप लोग इंडिकेट करते हैं मिड पॉइंट के हिसाब से इन ईच क्लास इंटरवल। यानी कि ये तो होता है ना कि ये होता है ना क्लास इंटरवल हम लोगों ने बात की थी ना, ये तो आप लोग रखते हैं हिस्टोग्राम में, यानी कि यहाँ पे 100 लिख देंगे, यहाँ पे 104 लिख देंगे, ये वाला है तो पीछे 95 और 99
इस तरीके से। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है ना वो ऐसा नहीं होता। उसमें पहले आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है हर क्लास इंटरवल का। फॉर एग्जांपल इस क्लास इंटरवल का अगर आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो उसको आप लोग करेंगे 100 प्लस 104 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो वो जो आंसर आएगा ना उसको आप लोग लिख लेंगे अपने एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मिड पॉइंट्स आप लोग एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते हैं और जो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी होती है आप लोग उसको वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो जहाँ पे इस एक वो जो आप लोग बनाते हैं ना उसमें आप लोग यहाँ पे हमने बार्स बनाए थे ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में डॉट्स होते हैं, डॉट्स लगते हैं और फिर उन डॉट्स को जो है ना वो आपस में कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बना दी जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फर्क जो है ना ये आप लोगों ने याद रखना है, दोनों पैराग्राफ्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा हम लोग अरेंज करते हैं। एक और तरीका भी होता है अरेंज करने का, वो होता है नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व। स्टैटिस्टिकल डेटा को आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी हम लोग देख सकते हैं। कर्व आप लोगों को ये सहूलत देती है कि बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपका क्या था, यानी कि बेसिक आपकी फाइंडिंग्स कितनी थी, कितने लोग कितने लोगों की कितनी हाइट है, कितने लोगों का आईक्यू कितना है, कितने लोगों का कितना वेट है। उसमें आप लोगों ने सिंपली क्या करना होता है, आप लोग एक नंबर ऑफ पीपल आप लोग एक एक्सिस पे आप लोग ड्रॉ कर देते हैं और वाई एक्सिस पे आप लोग हाइट और आईक्यू और वो उसकी जो है ना आप लोग वो ड्रॉ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइट है ना तो आप लोग वो ड्रॉ करेंगे कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट और उधर से नंबर ऑफ पीपल, तो उस तरीके से एक बेल शेप जो है ना एक कर्व आ जाती है। तो एक इसमें क्या होता है कि जितने और मुख्तलिफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स के लिए आप लोग ये यूज करते हैं। जो ग्राफ की जो दोनों साइड्स होती हैं ना वो इंडिकेट करती हैं एक्सट्रीम केसेस को किसी भी वैल्यू या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बना के भी मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं आईक्यू की, ठीक है, ठीक है 1 ये आईक्यू जो है ना ये अगर हम लोग कहते हैं कि 2 है, ये आईक्यू जो है ना वो 3 हो, ये आईक्यू 4, हम लोग कोई भी कह देते हैं कि ये 150 का आईक्यू, ये 170 का, 180 का, ये 200 का आईक्यू, ये इस तरीके से कह देते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ पीपल्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग कह देते हैं ये 10 पीपल है, ये 20 है, ये 30 है, ठीक है। अब आपने अपना जो डेटा इकट्ठा किया ना, आप लोगों ने ये देखा है कि 10 लोगों का जो है ना आईक्यू वो है 150 का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 150 था, ये 10 लोगों का, तो आप लोग जो है ना ये यहाँ पे लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये कहते हैं कि 20 लोगों का जो आईक्यू है ना वो था 180 का। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन 180 की थी और ये जो है ना 20 लोगों की थी, तो ये यहाँ पे इन दोनों के सामने इसके ऊपर और इधर ये आप लोग बेल शेप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देखते हैं कि जो है 50 लोगों का जो आईक्यू है ना वो फॉर एग्जांपल के 120 था, ठीक है। ये मतलब आप लोग कहते हैं कि वो कम हो गया, ठीक है। ये अगर ना 50 लोगों का आप लोग कहते हैं ये 120 की अगर आप लोग बात करें, यहाँ पे अगर 120 बन रहा है। अब ये भी होता है ना कि चले हम लोग इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे 120 लोगों का आईक्यू इतना है, ठीक है। अब 200 आईक्यू आप लोग कहते हैं कि सिर्फ 5 लोगों का है, तो वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी ना, 5 यहीं पे बन रहे हैं ना। आप लोग इन सारे के सारे अगर आप लोग डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये ऐसे बनता है, ये डॉट जो है ये बेल शेप बनती है। अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ना ये होते हैं एक्सट्रीम केसेस, यानी कि ये एक्सट्रीम लो और ये हो गया एक्सट्रीम हाई, ठीक है। आप लोग इन दोनों पॉइंट्स की एवरेज निकाल के जो आपके पास आंसर आता है ना वो आप लोग कहते हैं कि ज्यादातर लोगों का आईक्यू इतना ही है, या ये जो चीज टॉप पे होती है ना ये भी आप लोग कहते हैं कि ज्यादातर लोगों का आईक्यू इतना ही है, ठीक है। एवरेज ऑफ सम वैल्यू कैरेक्टर मीन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड और हैविंग। अच्छा, एवरेज चीज का क्या मतलब होता है, जितने ज्यादा लोगों की कोई चीज कॉमन होती है आप लोग कहते हैं कि ये चीज एवरेज है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। एवरेज है यानी कितनी है, अगर उससे ज्यादा होगी उससे कम होगी तो आप लोग एवरेज से ज्यादा या एवरेज से जो है ना वो कम है किसी चीज के, किसी कोई भी जो है ना वो ट्रेड या कोई भी क्वालिटी किसी भी इंसान के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर लोगों का अगर आप लोग पाकिस्तान की बात करें 70% लोगों का अगर आप लोग कहते हैं ना कि आईक्यू आपने देखा है कि 100 है, ठीक है। आप लोग ये कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में एवरेज आईक्यू 100 होता है, ठीक है। अगर तो किसी का 80 है तो आप लोग कहेंगे उसका बिलो एवरेज है, अगर किसी का 120 है तो आप लोग कह देंगे कि इसका अबव एवरेज है। जैसे जैसे आप लोग ज्यादा लोगों का आप लोग डेटा कलेक्ट करेंगे ना उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के कि वो इस नॉर्मल कर्व के जो है ना वो इससे जो है ना वो रिजेंबल करेगी, इससे ज्यादा जो है ना इसी की मिलती जुलती होगी, बेल शेप ही होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो एक फैक्टर होता है ना, ये दो तो हमने पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी वाला भी और उसके बाद ये बेल शेप वाला भी। अब हम लोग ये पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मुख्तलिफ कंसेप्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मीन, मीडियन, मॉड और चौथा होता है वेरिएबिलिटी और स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन का क्या मतलब होता है, मीन जिसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं, इसको आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी स्कोर्स होते हैं उन सबको आपस में ऐड करके डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसीज के सम के साथ, यानी कि जितने नंबर ऑफ केसेस थे। फॉर्मूला इसका आप लोगों ने ये याद कर लेना, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, ये समेशन होता है ना, यानी कि प्लस कहीं पे भी कोई चीज होती है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। फॉर एग्जांपल
मुख्तलिफ बच्चे थे, उन्होंने इंग्लिश के टेस्ट में इतने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। आपने इसका जो है वो मीन निकाले, तो आप लोग कैसे करेंगे, 7 + 8 + 4 + 6 + 5 + 9 + 3 डिवाइड आप लोग इसको कर देंगे। ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसका डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 6 आंसर। इसका मतलब क्या है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका मीन क्या है, 6 है। आगे हम लोग चलते हैं, मीडियन क्या होता है। सेकंड में ये जो सेंट्रल टेंडेंसी की होती है वो होता है मीडियन। मीडियन का ये मतलब होता है कि जो आपने पूरा डेटा इकट्ठा किया है ना, पूरा जो ग्रुप का आपने डेटा इकट्ठा किया है, उनकी जो सबसे मिडिल वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, मीडियन होता है। मीडियन वो पॉइंट होता है जो आपकी सारे स्कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हाफ अबव और हाफ बिलो पे। यानी कि एक डेटा जो है ना वो, फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला है ना, इसको हम लोग जो है ना वो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो ये कि आप लोग उसको जस्ट सिंपली आप लोग काउंट करें, ये जो 7 है ना ये नंबर्स, तो इसको आप लोग काउंट करें ना, तो जो दरमियान वाला नंबर होगा ना वो मीडियन होगा। आप लोग ये देखें 1 2 3 इधर, ये दरमियान वाला 6 है, 1 2 3 इधर, ठीक है। तो ये 6 क्या होगा, मीडियन होगा। और इसका कैलकुलेट करने का ये भी, अगर आप लोग इसको काउंट करें तो फिर तो देर लगती है ना, इसको कैलकुलेट करने का ये भी तरीका होता है, फार्मूला होता है n+1 / 2, ठीक है। यानी कि जो मीडियन आपने अगर देखना है ना अबव स्कोर्स कितना, यानी कि ये पहला क्या है 7 है ना, 7 + 1 कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा आंसर 4। इसका मतलब क्या है कि चौथे नंबर पे जो है ना, सॉरी, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है ना, ये कितने हैं टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 जितने टोटल नंबर, अगर ये 8 होते तो 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2 आप कर देते, लेकिन ये 7 है तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 का क्या मतलब है कि इस पूरे डेटा में जो चौथा नंबर है ना वो इसका मीडियन है। तो यहां से आप लोग कैलकुलेट कर 1 2 3 4, ये चौथा नंबर क्या है, 6 है, तो 6 क्या है, इसका मीडियन है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं मॉड। ये आप लोग अच्छे तरीके से याद करने हैं सारे। ये एक तीसरा तरीका होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। मॉड एक चीज होती है कि जो चीज आपके पूरे स्कोर्स में सबसे ज्यादा बार हुई होती है उसको हम लोग कहते हैं कि मॉड है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि जो चीज ये देखें हमने यहाँ पे हमने देखा 50 लोगों का जो डेटा था ना वो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे था, तो जो हायर जो पॉइंट होता है ना उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या होता है, मॉड होता है। अब फॉर एग्जांपल ये पूरा एक ग्रुप था, अब इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार होगा वो होगा मॉड। यहाँ पे आप लोग देखिए 7 जो है ना वो 4 बार है, बाकी सारे नंबर्स एक एक बार है, इसका मतलब कि 7 क्या है, इसका मॉड है। अच्छा, चौथा जो तरीका होता है ना सेंट्रल टेंडेंसी का वो होता है वेरिएबिलिटी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। टेस्ट स्कोर्स को आप लोग इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ मैयर्स होते हैं वेरिएबिलिटी की। वो ये देखते हैं कि किसी मीन के इर्द गिर्द, एवरेज के इर्द गिर्द स्कोर्स की डिस्पर्शन क्या है, यानी कि एवरेज के इर्द गिर्द स्कोर ऊपर नीचे कितने हैं, ठीक है। वेरिएंस का मतलब ये होता है एवरेज, हम लोग एवरेज स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है, मीन के इर्द गिर्द। आप लोग इसका ये वाला फार्मूला जो है ये आप लोगों ने याद करना है। इसमें आप लोगों ने करना कैसे होता है, जो आप लोगों के स्कोर्स होते हैं ना जितने भी, उसका पहले आप लोगों ने मीन लेना होता है। मीन लेने का तरीका आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। मीन लेने के बाद वो जो आप लोगों का जो मीन का जो आंसर आएगा उसको आपने हर स्कोर में से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड जब आप कर लेंगे ना तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उन सब का आपने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर हर जब वैल्यू का आ जाएगा तो उन सारी वैल्यूज को फिर आपने प्लस करके जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज है तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 6 वैल्यूज है तो 6 के साथ आप लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि डिविएशन जो होता है ना, डिविएशन का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है 0 के, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो मीन के इर्द गिर्द होती हैं वो आपस में कैंसल आउट आप एक दूसरे को कर देती हैं, ठीक है। अगर आप ये देखते हैं ना कि डिविएशन लेफ्ट साइड पे कितनी थी तो वो फॉर एग्जाम्पल की 20 है, ठीक है, और राइट साइड पे फिर कितनी होगी, सॉरी लेफ्ट साइड पे हमारे क्या होते हैं, हमेशा हमारे इंटीजर्स नेगेटिव में होते हैं ना, राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। तो डिविएशन अगर आप लोग ये कहते हैं कि एक पॉइंट के लेफ्ट साइड पे डिविएशन का अगर आया है -20 तो राइट साइड पे +20 होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन एक और इंपॉर्टेंट ये भी मैयर होती है वेरिएबिलिटी को मैयर करने के लिए, आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन भी यूज करते हैं, SD से हम लोग इसको बोलते हैं, और इसका ये वाला जो साइन है ना ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो वेरिएंस का सारी कैलकुलेशन का तरीका है ना, इसी तरीके के मुताबिक आप लोगों ने पहले वेरिएंस को कैलकुलेट करना होता है और फिर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रूट ले लेना होता है, ठीक है। यानी कि जो वेरिएंस है ना उसी का आपने स्क्वायर रूट आप लोग लेते हैं तो आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है। अच्छा, अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर दी जाए ना वैल्यू और आप लोगों को कहा जाए कि इसे वेरियस फाइंड करें तो आपने क्या करना है, सिंपली स्क्वायर ले लेना है। लेकिन वेरियंस की अगर आपको आपके पास अगर हो ना जो डिजिट्स हैं तो उससे वो कहते हैं कि आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करें तो वेरियंस का आपने क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है। अच्छा, जितने भी
इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। जितने ज्यादा डिफरेंसेस होंगे उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगी। डिविएशन का हम लोग मतलब भी हम लोग यही कह रहे हैं ना कि एवरेज से हट के जितनी कोई चीज होगी, तो जितने ज्यादा डिफरेंसेस होंगे उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगी। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम होंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यूज हैं वो कम आएंगी। नॉर्मल और जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती हैं, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत क्लियरली आपको पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल, अब एवरेज पॉइंट अगर ये था, ठीक है, ये हमारा एवरेज पॉइंट है ना, तो इस तरफ भी ये स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों को पता है कि कितनी है, इस तरफ से आप लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी कितनी हो रही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है कि एवरेज से हट के जो है ना वो किसी चीज का होना। ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने इनकी ईवर के कैलकुलेशंस के तरीके भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। ये वैसे कोई जो है ना वो मुश्किल नहीं है, ये है कि ये वेरिएंस वाला, ये आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना इसको समझना है। अगर नहीं समझे तो आप लोग ये वाली जगह जो है ना पीछे बैक करके वीडियो में से दोबारा आप लोग देख लें, आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको आपने, इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। वैसे तो आप लोगों को मैं कहती हूँ ना कि आप लोग एक दो दफा पढ़ लें, बट ये जो चैप्टर है ना आप लोगों को मैं कहूँगी कि इसको आप लोग याद करें, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है, अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब लोगों की मदद फरमाए। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती आप लोग पूछ लिया करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरे जितने सब्जेक्ट्स के आप लोगों को लेक्चर्स आएंगे डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक्स हैं, आप लोग वहां से भी आप लोग जो है ना वो लेक्चर्स आप लोग ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।